In this class, we are going to study about the cross-pollination advantages. That is, what are the benefits of cross-pollination over self-pollination, and also we are going to study about what are the mechanisms or what are the methods or devices through which plants do cross-pollination, because normally flowers are bisexual. So it is very obvious that in a bisexual flower, the anthers from the anthers, pollen grains would be transferred to the stigma very easily because of the close proximity. So we are going to study why plants are able to do cross-pollination and what are the methods that they do use in the case of cross-pollination. So first of all, we are going to study about the benefits of cross-pollination. So one very big benefit of cross-pollination is that cross-pollination combines the characters of two genetically different species. For example, here we are seeing that the gametes are from genetically different species. So we had seen that inside the embryo sac an egg cell was formed. We had also seen that inside the anthers pollen grains were formed. So in this case, the plants among which the cross-pollination occurs are genetically different. यानी कि यहाँ पर जो प्लांट्स है उनमें कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे. एंड फ्रॉम द प्रीवियस क्लास वी हैड नोन दैट जेनेटिक डिफरेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर न्यू कैरेक्टर्स कंबाइन करते हैं या फिर न्यू वेरिएशंस अराइज करते हैं. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन इज दैट यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज के कंबाइन कर रहे हैं गैमीट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशंस आएगा. तो वेरिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये वेरिएशंस का क्या बेनिफिट होता है, वेरिएशंस इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी, यानी कि वेरिएशंस की वजह से क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है. तो वेरिएशंस और अडेप्टेबिलिटी दो चीज ऐसी हैं जो कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत मिलती हैं. सो इस अडेप्टेबिलिटी से ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनमें न्यू फीचर्स आते हैं. तो जो न्यू फीचर्स है वो उनको डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म का जो बनने वाला है दैट इज द ऑफस्प्रिंग, and also the species as a whole, because there are number of offsprings in the species and all those offsprings are having new variations, new adaptations, and therefore the chances of survival of the species as a whole is increased manyfold. So यहाँ पर हम पहले जो बेनिफिट है वेरिएशन के बाद अडेप्टेशन के बाद सर्वाइवल, यानी कि अल्टीमेटली these three things are linked: variations, adaptations and survival. Now we see something that is called as hybrid vigor. So hybrid vigor में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग के पास पेरेंट से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो फीचर्स होंगे, जो उसका मॉर्फोलॉजिकल या फिर कोई भी और फीचर होगा वो पेरेंट से बेहतर होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कि जो एक नया टाइप का प्लांट क्रिएट हो रहा है उसमें जो सीड्स हैं या उसमें जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट का साइज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उनमें डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि बीमारी उसमें जल्दी नहीं होती है उस प्लांट में एज कंपेयर टू द पेरेंट. तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें फ्रूट्स बड़े आ रहे हैं. हम फ्रूट्स की साइज यानी कि उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात कर सकते हैं, या फिर साइज ऑफ फ्रूट्स. हम क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स की भी बात कर सकते हैं कि सपोज करो कि जो क्वालिटी है ऑफस्प्रिंग में जो फ्रूट आएगा उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, तो वी कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ फ्रूट ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज मच बेटर एज कंपेयर टू द पेरेंट्स. लाइकवाइज इट कुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, इट कुड बी इंसेक्ट रेजिस्टेंस or pest resistant, it could be drought resistance, flood resistant. So these are the normal characters which we want to have in our offspring or in a plant species. So by cross pollination these things occur, and what is that called, that is called as hybrid vigor. यानी कि यहाँ पर offspring के अंदर superior characters होंगे उसके पेरेंट्स से, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होगा यहाँ पर सुपीरियर होगा अपने पेरेंट्स से इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स. नाउ यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड दैट इज रिगार्डिंग द डिफेक्टिव कैरेक्टर्स.
अब हर स्पीशीज में बेनिफिशियल वेरिएशंस तो होते हैं, दैट इज बेनिफिशियल कैरेक्टर्स तो होते हैं डेफिनेटली, बट देयर आर आल्सो सर्टेन हार्मफुल कैरेक्टर्स या फिर हार्मफुल ट्रेट्स होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन से जनरली ऐसा देखा जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन से हम जो हार्मफुल वेरिएशंस होते हैं या फिर हार्मफुल ट्रेट्स होते हैं उनका एलिमिनेशन हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, इट कुड बी कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से नॉर्मली जो हार्मफुल कैरेक्टर्स या जिन्हें हम हार्मफुल ट्रेट्स कहें या डिफेक्टिव कैरेक्टर्स बोले, तो ये डिफेक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं और इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है बेटर कैरेक्टर से। यानी कि खराब कैरेक्टर निकल जाता है और बेटर कैरेक्टर आ जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि बेटर कैरेक्टर निकल जाए और हार्मफुल कैरेक्टर आ जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि डिफेक्टिव कैरेक्टर्स निकलते हैं और अच्छे कैरेक्टर्स आ जाते हैं थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ऐसा भी यानी कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बेटर कैरेक्टर्स निकल जाएं लेकिन डिफेक्टिव कैरेक्टर्स आ जाएं, लेकिन ऐसा कम ही पाया जाता है। नॉर्मली डिफेक्टिव कैरेक्टर्स निकल जाएंगे और जो अच्छा कैरेक्टर है वो आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। So these were the benefits of cross pollination. इसके अलावा there could be also minor benefits, but as we compare it with self pollination, तो self pollination में क्या हमें ये सारे benefits मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि self pollination में जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते हैं गैमीट्स। यानी कि गैमीट्स जो होते हैं या तो सेम स्पीशीज के एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट के होते हैं या फिर काफी हद तक सिमिलर होते हैं, तो वहां पर न्यू कैरेक्टर्स, न्यू वेरिएशंस नहीं आ पाते हैं। तो न्यू वेरिएशंस नहीं आएंगे तो अडेप्टेशन नहीं होगा, अडेप्टेशन नहीं होगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल नहीं होगा। लाइकवाइज अगर हम हाइब्रिड विगर की बात करें तो इसका उल्टा एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। So we will have to study inbreeding depression and hybrid vigor in detail in genetics chapter, that is chapter number 5 of 12th class. So hybrid vigor का एक उल्टा प्रोसेस होता है, that is called as inbreeding depression, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन के केस में। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि यहाँ पर सुपीरियर कैरेक्टर्स आए हैं और ऑफस्प्रिंग में जो कि हम बोल रहे हैं हाइब्रिड विगर। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स होंगे या तो वो डिटोरिएट कर जाएंगे या फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज जस्ट opposite to cross pollination, it occurs in self pollination cases. Now we come to the outbreeding devices. तो अभी हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन कितना बेनिफिशियल होता है और सेल्फ पॉलिनेशन हार्मफुल हो सकता है। ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है, तो अगर बाहर का एजेंट अवेलेबल नहीं है पॉलिनेशन का तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के केस में। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन इज अ अश्योर्ड मेथड, इट इज श्योर शॉट मेथड कि सीड का प्रोडक्शन होगा, चाहे वो अच्छे क्वालिटी का हो या खराब क्वालिटी का हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन वहां पर सीड का प्रोडक्शन जो होगा वो नेचुरली होगा, क्योंकि वहां पर पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो ये उसका बेनिफिट है। लेकिन ये सारे बेनिफिट तो हमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन में मिल रहे हैं ना। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन इतना बेनिफिशियल है प्लांट के केस में, तो प्लांट तो कोशिश करेगा ना, और नेचर भी कोशिश करेगा कि वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो किसी भी प्लांट में। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट में जो भी डिवाइसेस होते हैं या जो भी अडेप्टेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी कि जो भी ऐसे मैकेनिज्म्स जो कोई प्लांट यूज करेगा कि उसके फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो, उन सभी मेथड्स, उन सभी डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। So these are devices that promote cross pollination. These are promoting cross pollination and avoid self pollination. यानी कि ये सारे मेथड्स कोशिश करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाए। So this is what is outbreeding devices. Now we see the examples of outbreeding devices. We have to see around 5 to 6 examples of outbreeding devices. The first outbreeding device is our unisexuality. अगर प्लांट सिर्फ मेल स्टेमेंस होगा उसके पास, या फिर प्लांट के पार्ट फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कि उसमें सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल होगा,
तो उस केस में तो वहां क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर फ्लावर मेल फ्लावर है यानी कि उसमें सिर्फ स्टेमन है, तो स्टेमन कहाँ जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर पे नहीं, खुद के फ्लावर पे गिरने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि स्टिग्मा है ही नहीं। तो वहां पे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई मेथड बचेगा ही नहीं, यानी कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर फ्लावर में सिर्फ मेल है, अगर सिर्फ मेल पार्ट है या सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो अगर सिर्फ मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में तो उसे कहते हैं स्टैमिनेट, और अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पिस्टिलेट। यानी कि अगर किसी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस हैं तो उसे बोलेंगे स्टैमिनेट, यानी कि वो मेल फ्लावर हो गया। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल द पिस्टिल्स और द कार्पेल्स, तो वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टिलेट। तो किसी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है एंड दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होने होता तो यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा दोनों चाहिए, यानी कि पिस्टिल और स्टेमन दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइदर मेल है या आइदर फीमेल है, आइदर पिस्टिल है या आइदर स्टेमन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ श्योर शॉर्ट मेथड कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। नाउ वी कम टू द अदर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। सो दिस इज डाइकोगेमी, यानी कि यहाँ पर एंथर किसी और टाइम पे मैच्योर करेगा, स्टिग्मा किसी और टाइम पर मैच्योर करेगा। डाई यानी कि दो अलग अलग टाइम पर मेल और फीमेल पार्ट्स मैच्योर करेंगे। तो सपोज करो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया तो पॉलन ग्रेन तो पहले ही निकल जाएगा, लेकिन उस समय स्टिग्मा मैच्योर नहीं किया है, तो अगर उस पे स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरेगा भी तो भी उस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इस केस को हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो मैच्योर कर जाता है लेकिन एंथर मैच्योर नहीं करते हैं, तो अगर एंथर मैच्योर नहीं किया है तो एंथर रप्चर ही नहीं करेगा, तो एंथर रप्चर नहीं करेगा तो उस स्टिग्मा पर तो किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन पहले से आके गिर जाएगा ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो हवा में रहते ही है जनरली उनके फ्लावरिंग सीजन में। जब भी फ्लावरिंग सीजन आता है किसी भी प्लांट का तो उसके पॉलन ग्रेन्स तो हवा में रहते ही हैं। तो प्रोटोगिनी के केस में क्या होगा कि स्टिग्मा पहले से मैच्योर्ड हो गया है, अब स्टिग्मा मैच्योर्ड है तो उस पर अगर उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन गिरेगा तो फिर उसका तो जर्मिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंथर मैच्योर ही नहीं है, तो खुद का एंथर मैच्योर नहीं है तो किसी और का पॉलन ग्रेन आके गिरेगा तो वो तो जर्मिनेट करेगा ही ना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटोगिनी और प्रोटोएंड्री। तो यहाँ पर एंथर यानी कि एंड्रोशियम वाला पार्ट दैट इज अ मेल पार्ट, और यहाँ पर फीमेल पार्ट यानी कि जो पिस्टिल है उसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ये जल्दी मैच्योर कर जाता है और ये लेट से मैच्योर करता है। नाउ इसका एग्जांपल है मेज, इसका एग्जांपल है प्लेंटेन एंड फिगवॉट। सो दिस प्लेंटेन इज अ वेरी वेरी सिमिलर थिंग टू बनाना। तो नॉर्मली आपने बनाना तो सबसे कॉमन फ्रूट्स में आता है बनाना, तो बनाना से दिखने में सिमिलर लगता है प्लेंटेन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बनानास काफी सॉफ्टर होते हैं लेकिन ये जो प्लेंटेन होता है काफी हार्डर होता है, टफर होता है, और प्लेंटेन का साइज बनाना से ज्यादा होता है। और बनाना थोड़े टाइम के बाद जब वो रॉ रहते हैं तो वो राइप हो जाते हैं यानी कि केले पक जाते हैं, लेकिन ये जो प्लेंटेन है ना वैसा टेस्ट नहीं रहता है। इट इज नॉर्मली कुक्ड एंड ईटन, क्योंकि नॉर्मली हम बनाना को कुक नहीं करते हैं। द नॉर्मल फ्रूट बनाना दैट वी ईट वी डोंट कुक इट, बट ये वाला जो प्लेंटेन टाइप का बनाना होता है इज वेरी वेरी सिमिलर टू बनाना, इसे हमें कुक करना पड़ता है खाने से पहले। वी यूज दिस प्लेंटेन एज वेजिटेबल बनाना, वी डोंट यूज इट एज फ्रूट बनाना, बिकॉज फ्रूट बनाना हम अनकुक्ड खाते हैं और यहाँ पर प्लेंटेन वाला जो बनाना होता है इसे हम कुक करके खाते हैं। सो बट इन लुक्स प्लेंटेन इज लार्जर देन बनाना। अगर हम साइज के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो प्लेंटेन का जो साइज होगा वो बनाना से बड़ा होगा, एंड दैट प्लेंटेन इज आल्सो हार्डर एंड टफर देन द नॉर्मल फ्रूट बनाना दैट वी ईट। So now we have seen two types of outbreeding devices. Now the third outbreeding device is हर्कोगेमी। तो यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर होगा। फिजिकल बैरियर कहने का मतलब कि एंथर और स्टिग्मा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आ जाएगा, या दोनों में ऐसा मॉडिफिकेशन होगा कि एंथर स्टिग्मा से दूर हो जाए या स्टिग्मा एंथर से दूर हो जाए। हो सकता है एंथर ऊपर चला जाए, स्टिग्मा नीचे, स्टिग्मा ऊपर, एंथर नीचे, स्टिग्मा लेफ्ट, एंथर राइट।
तो बहुत सारा टाइप्स से यहाँ पर फिजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है जिससे कि एंथर और स्टिग्मा पास में ना रहे। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हर्कोगेमी। यहाँ पर क्या है, इट इज अ नेचुरली अकरिंग कंडीशन जहां पर एक फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर कैसे हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है, ट्विर्लिंग हो सकता है, या फिर बीच में कोई और स्ट्रक्चर आ सकता है, पेटल के अंदर रह सकता है। सो दीज आर सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स व्हिच कम बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो एंथर और स्टिग्मा के बीच में अगर कोई आ गया तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा नॉर्मली। सो दैट इज व्हाट इज हर्कोगेमी। नाउ वी सी द अदर एग्जांपल्स ऑफ हर्कोगेमी। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज एक्सट्रोज एंथर। So this is a very important word, that is extros। तो फ्लावर में क्या होता है नॉर्मली कि एंथर्स अपने पोजीशन पे होते हैं, लेकिन एक्सट्रोज एंथर ऐसे होते हैं जो फ्लावर से बाहर की ओर डेहिसेंस करते हैं। डेहिसेंस हमने पढ़ रखा था कि जब एंथर्स मैच्योर कर जाते हैं तो जो लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, जिसे हमने स्टोमियम पढ़ा था इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वहां पर हमने उसे देखा था स्टोमियम। तो जब वो रप्चर करता है, जिसे हम बायो में डेहिसेंस बोलते हैं, तो ये फ्लावर से बाहर की ओर रप्चर करेगा। तो जब बाहर की ओर रप्चर करेगा तो पॉलिन ग्रेन्स एंथर से बाहर की ओर निकलेंगे। अगर वो अंदर की ओर रप्चर करते तो पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा की तरफ रहता, क्योंकि स्टिग्मा तो सबसे सेंटर में रहता है। दैट इज द गाइनीशियम पार्ट, इज द मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो द एंथर्स डेहिसेंस शो डेहिसेंस टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द फ्लावर। तो यहां पर जब बाहर की ओर एंथर्स डेहिसेंस करते हैं तो वैसे एंथर्स को हम कहते हैं एक्सट्रोज एंथर। इसी का ऑपोजिट होता है इंट्रोज एंथर। इंट्रोज एंथर क्या होता है कि वो स्टिग्मा की तरफ, यानी कि फ्लावर के सेंटर की तरफ डेहिसेंस शो करता है। ये फ्लावर से बाहर की ओर डेहिसेंस शो कर रहा है। तो यहां पर अगर डेहिसेंस आउटवर्ड्स है तो पॉलिन ग्रेन्स भी बाहर की ओर निकलेंगे। तो ये चांसेस होगा ना कि पॉलिन ग्रेन्स उस फ्लावर से बाहर की ओर निकले हैं तो किसी और फ्लावर तक जाएं, उस फ्लावर तक ना जाएं। Now we see the other examples like कैल्मिया। यहां पर स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, यहां पर स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, लेकिन एंथर कहां होते हैं? एंथर कोरोला पॉकेट के अंदर होते हैं। हमें पता है कि कोरोला क्या होता है। कोरोला कैलिक्स के बाद का होल होता है जिसके अंदर पेटल्स होते हैं, यानी कि कोरोला इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ पेटल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। तो कोरोला के पॉकेट के अंदर होगा एंथर। तो एंथर अगर रप्चर भी करेगा तो ये पॉसिबिलिटी कम है ना कि स्टिग्मा तक पहुंच जाए, क्योंकि स्टिग्मा एक्सपोज है लेकिन कोरोला के पॉकेट के अंदर है एंथर, तो वहां से पॉलिन ग्रेन का आना मुश्किल है। इसी का उल्टा होता है पैंसी में। पैंसी में एंथर एक्सपोज्ड है लेकिन स्टिग्मा एक फ्लैप के अंदर होता है। फ्लैप इज दिस लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लैप के अंदर है स्टिग्मा, एंथर है एक्सपोज्ड। तो एंथर का पॉलिन ग्रेन कैसे पहुंचेगा स्टिग्मा तक? सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस केस। तो यहां पर हमने देखा कि या तो एंथर एक्सपोज्ड है, स्टिग्मा अंदर है, या फिर स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, एंथर अंदर है। दोनों केस में तो एंथर का पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टिग्मा तक किसी और का पॉलिन ग्रेन ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है। सो इट हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। So now we have seen 3 outbreeding devices. We have to see a few more outbreeding devices and we are going to see them now. Now we'll study about the other types of outbreeding devices, and that is self-sterility, prepotency, and also our heterostily. So first of all, we are going to study about the self-sterility. So in standard 10th class, you must have studied something called genes and also alleles. So these alleles are different forms of a gene, and gene is that segment of DNA which is containing information for formation of any protein or enzyme or any RNA. So that is what a gene is. So there are different forms of a gene and these forms are called as alleles. So these alleles could be dominant or recessive. You might have studied these in your 10th class. So here there could be multiple alleles of a gene which we are going to study in chapter number 5, that is genetics chapter. So before that we have to study here that what these alleles can do in this case, not in every case. So here we are going to discuss genes and alleles in brief. So a gene can have 2 alleles in a diploid organism because a diploid organism receives a single allele of a gene from its male parent and one from its female parent. So in a sexual organism, in a sexually diploid organism, only 2 alleles of a gene could be present, one from mother and one from father.
So any diploid cell of the body, right from the flower, root, shoot or any diploid part of the plant will have 2 alleles of a gene. So stigma is also a diploid structure. So there are many alleles of the gene which decide compatibility and incompatibility. So there are many alleles of the gene which is deciding the compatibility or incompatibility. What this compatibility and incompatibility means is that in a plant, in a normal plant, when a pollen grain gets deposited on its stigma, the stigma can allow or it cannot allow the pollen grain to germinate. And if the stigma is allowing the pollen grain to germinate, it means that the pollen grain is compatible. If the stigma is not allowing the pollen grain to germinate on it, then the pollen grain is incompatible. So the stigma can decide whether the pollen grain is compatible or incompatible. And the ability that the stigma has because of these alleles, it is called as its ability to differentiate between a compatible and its non-compatible pollen grain. So this compatibility and incompatibility is decided by the gene, that is our these genes. So these genes have different types of alleles, that is S1, S2, S3, S4, S5, S6, and there are many more such alleles. So in any diploid structure, any of those any 2 of those alleles could be present. That is S1, S2 भी हो सकता है, S3, S4, S3, S6, S5, S6, S1, S5. Any 2 of those alleles could be present in a stigma, in the stigma. So suppose stigma has S1 and S4 alleles, because stigma is diploid, तो stigma के अंदर S1 और S4 होंगे. अब pollen grain जो है वो pollen grain एक haploid structure है. हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन मियोसिस से हुआ था, और जो मियोसिस होता है वो एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि जो हमारा एक डिप्लॉइड सेल होता है वो बन जाता है हैप्लॉइड सेल, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही अलील हो सकता है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में 2 अलील होता है. तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कोई एक ही अलील होता है जो या तो उसके मदर का हो सकता है या तो उसके फादर का हो सकता है. तो अगर पॉलन ग्रेन में एक ही अलील है तो पॉलन ग्रेन में S1 से S6 तक का कोई भी अलील हो सकता है, लेकिन कोई एक सिंगल अलील होगा. सो सपोज द स्टिग्मा हैज, दिस इज द स्टिग्मा अलील एंड दिस इज द पॉलन ग्रेन अलील S1, S3. सो अगर पॉलन ग्रेन में S1 अलील है तो पॉलन ग्रेन का एक अलील अगर स्टिग्मा के दोनों अलील में से किसी एक से मैच कर जाता है तो वह जर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि वो हो जाएगा incompatible. That is, if the allele of the pollen grain is either one of the alleles present in the stigma, यानी कि अगर pollen grain का कोई एक अलील, that is यहाँ पे S1, तो स्टिग्मा में 2 है S1, S4, तो S1 S1 से मैच कर गया. या फिर अगर हम pollen grain में S1 के जगह पे S4 भी होता तो S4 इससे मैच कर गया, तो वैसा pollen grain जर्मिनेट नहीं कर पाएगा स्टिग्मा के ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टेरिलिटी. लेकिन अगर S3 है, अगर S2 है, तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं S1 S4 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंपैटिबल हो जाएंगे, यानी कि ये जर्मिनेट कर पाएंगे पॉलन ग्रेन के ऊपर. सो दिस वुड जर्मिनेट, दिस वुड नॉट जर्मिनेट. सो दिस phenomenon of the stigma to differentiate between compatible and non-compatible pollen grains is what we are studying here, and this is termed as self sterility. यानी कि अगर pollen grain का एलील स्टिग्मा के किसी अलील से मैच कर गया तो pollen grain को जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा. This phenomenon is known as self sterility. इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास कि किसमें किसमें ये होता है, जैसे कि टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर्स में होता है. दीज आर द एग्जांपल्स इन विच सेल्फ स्टेरिलिटी टेक्स प्लेस. अब ये हर केस में नहीं होगा, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा वहां सेल्फ स्टेरिलिटी नहीं परफॉर्म होगा. लाइकवाइज हर प्लांट स्पीशीज में नहीं होगा. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दोज. नाउ वी कम टू दिस हेटेरोस्टिली. इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर्स के स्टाइल्स और स्टेमेंस का हाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है. हो सकता है स्टाइल लंबा हो, स्टेमन पतला छोटा हो, ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो हेटेरोस्टेली 2 टाइप का होता है. वन इज डाई हेटेरोस्टेली. यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स.
एक टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं पिन-आइड और दूसरे को बोलते हैं थ्रम-आइड। पिन-आइड में क्या होता है, स्टाइल लंबा है, स्टेमेन छोटा है, और थ्रम-आइड में क्या होता है, स्टाइल छोटा है और स्टेमेन लंबा है। तो these are two types of flowers in the case of डाइहेटेरोस्टेली। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइहेटेरोस्टेली हो, वहां पर 3 टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे। तो वो 3 टाइप के फ्लावर में हमने पहले देखा था कि स्टाइल और स्टेमेन का हाइट में डिफरेंस होगा। तो इन 3 टाइप का फ्लावर में कैसे कैसे फ्लावर्स हैं, तो अगर हम 3 टाइप के फ्लावर के स्टाइल्स की बात करें तो स्टाइल या तो लंबा या मीडियम या छोटा हो सकता है। So these are the 3 types of styles present in the 3 types of heterostely flowers. Now we come to the stamens. तो स्टेमेंस में 3 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, 3 टाइप नहीं 3 टाइप का कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं। तो स्टेमेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, मीडियम और शॉर्ट। देन वी हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड देन वी हैव लॉन्ग एंड मीडियम। तो स्टेमेंस में ये वैरायटी पाई जा रही है। तो यहाँ पर टोटल स्टेमेंस के भी 3 वैरायटी हो गए और स्टाइल्स के भी 3 वैरायटी हो गए। तो हमने यहाँ पढ़ा था ना कि इसमें कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर के बीच का जो स्टिग्मा या फिर स्टाइल है और जो एंथर है वो बराबर हाइट वाले के साथ पॉलिनेशन करेगा। यानी कि यहाँ पर इसका जो लॉन्ग स्टाइल है, इस पिन-आइड फ्लावर का जो लॉन्ग स्टाइल होगा इस लॉन्ग स्टेमेन के साथ पॉलिनेशन करेगा, ना कि उसके शॉर्ट स्टेमेन के साथ पॉलिनेशन करेगा। लाइकवाइज यहाँ जो शॉर्ट स्टाइल वाला स्टिग्मा होगा वो इसके शॉर्ट स्टेमेन के साथ पॉलिनेशन करेगा, ना कि अपने लॉन्ग स्टेमेन के साथ। तो यहाँ पर बराबर हाइट वालों के बीच में बात होगी, यानी कि पॉलिनेशन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा पॉलिनेशन। और लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉलिनेशन इन दोनों के बीच में होगा। हाइट जिनकी बराबर है ना उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन होगा। लाइकवाइज अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा। यहाँ पर जो स्टेमेन्स होंगे, तो अगर मीडियम हाइट वाला स्टेमेन है तो मीडियम हाइट वाले स्टाइल के साथ वो पॉलिनेशन यानी कि उसके स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन करेगा। अगर लॉन्ग हाइट वाला फ्लावर है तो इसके लॉन्ग वाले स्टेमेन के साथ पॉलिनेशन करेगा। अगर शॉर्ट हाइट वाला फ्लावर है, अगर शॉर्ट हाइट वाला स्टिग्मा या स्टाइल है तो वो इसके शॉर्ट हाइट वाले स्टेमेन के साथ पॉलिनेशन करेगा। तो यहाँ पर बराबर हाइट के बीच में ही पॉलिनेशन होगा। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ सेम हाइट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी कि अलग अलग फ्लावर्स होने चाहिए। बिकॉज हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसके बीच में होता है, इट अकर्स इन द केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन होता तो वी वुड नॉट बी स्टडीइंग इट अंडर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो देयरफॉर जो हमारा ये वाला फिनोमिनन है ये डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा, यानी कि अलग अलग फूल होंगे लेकिन उनमें बराबर हाइट वाले पॉलन ग्रेन्स और बराबर हाइट वाले एंथर्स और स्टिग्मास के बीच में पॉलिनेशन होगा। Now we come to a very simple phenomenon and that is called as prepotency. So this is the last type of outbreeding devices that we have to study. तो prepotency is very very simple. अगर एक फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है तो इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा इस फ्लावर से जल्दी जर्मिनेट नहीं करेगा उस पर, लेकिन दूसरे फ्लावर पे बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगा। सपोज अगर ए और बी फ्लावर है ना तो ए फ्लावर का पॉलन ग्रेन बी फ्लावर पे बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगा या बी फ्लावर का पॉलन ग्रेन ए फ्लावर पे बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगा। यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो अपने फ्लावर पे नहीं बल्कि दूसरे फ्लावर पे बहुत जल्दी जर्मिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स ओन फ्लावर। This phenomenon is called as prepotency. It is very very simple, यानी कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उस पर बहुत स्लोली जर्मिनेट करेगा, किसी और फ्लावर पे बहुत तेजी से जर्मिनेट करेगा। तो अगर उस फ्लावर पे किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो बहुत फास्टली जर्मिनेट करेगा। फास्टली जर्मिनेट करेगा तो उसका पॉलन ट्यूब पहले पहुंच जाएगा ओव्यूल तक, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सो इट इज वेरी मच सिंपल, यानी कि एक तरह का रेस होता है ये। खुद का पॉलन ग्रेन बहुत धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा, दूसरा पॉलन ग्रेन बहुत स्पीड में जर्मिनेट करेगा। तो दूसरे फ्लावर से आया है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरे फ्लावर से आया है तो उसका पॉलन ग्रेन बहुत तेजी से जर्मिनेट करेगा, बहुत तेजी से पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो ओव्यूल तक वो जल्दी पहुंच जाएगा। और इट occurs in the case of apples and grapes. So now we have studied our all the outbreeding devices in our syllabus and now we are going to start our post pollination events.